दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 के प्रश्न पत्र में पूछे गए समस्त कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। मतलब जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन शिफ्टों के कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनसे साथ ही साथ रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, लगभग 2 या ढाई घंटे का ये वीडियो है, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर आप व्यापम के टेनेटिव कैलेंडर में देखेंगे या व्यापम के अपकमिंग एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसमें 8th नंबर पर आप यहाँ क्लियरली लीड कर सकते हैं कि ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इसकी आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो होगा। इसमें मैंने लगभग कंप्यूटर के जितने भी 8 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे क्वेश्चनों को विथ डिटेल, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ प्रैक्टिकल कवर अप किया है। और ये वीडियो व्यापम की जितने भी अदर एग्ज़ाम है जैसे ग्रुप 2 हुआ, सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 जिनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक्शन Ctrl+S खालिस्तान का संचालन करती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेव, सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन एग्जिट और फोर्थ ऑप्शन कॉपी। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें Ctrl+W कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को एग्जिट करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+C कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रमुख 4 एप्लीकेशन मुख्यतः सम्मिलित होती हैं। ये एप्लीकेशन क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एसेस हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट स्काइप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा थर्ड क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+B, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+A, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+F और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+D। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2010 में किसी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+B है। दोस्तों आपको शॉर्टकट की को याद इस प्रकार भी रख सकते हैं, बोल्ड का B और कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं तो हमारा कैरेक्टर बोल्ड होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+A का प्रयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सभी कैरेक्टर को एक साथ में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Ctrl+A का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ या ऑल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+F का प्रयोग प्रेस करके हम नेविगेशन पैनल को खोल सकते हैं और वहां पर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं Ctrl+D का प्रयोग MS वर्ड 2010 में फ्रंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, थर्ड ऑप्शन आउटपुट डिवाइसेस और फोर्थ ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। दोस्तों आपको याद रखना है कि CD एवं हार्ड डिस्क का सामान्यतः एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा। दोस्तों आपको याद रखना है MS वर्ड में या किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद उसके प्रिंट आउट की गई कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। Who is known as the father of computers? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेड नेल्सन, सेकंड ऑप्शन है हरमन हेलिरिथ, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स बेबेज और फोर्थ ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। दोस्तों आपको याद रखना है कि
फादर्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेड नेल्सन। टेड नेल्सन को हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर मीडिया जैसी टर्म्स का जनक कहा जाता है, अर्थात हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर मीडिया जैसी जो टर्म्स हैं यह टेड नेल्सन द्वारा दिए गए थे। वहीं आपको याद रखना है कि ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच गणितज्ञ थे जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा छठवां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि आखिर सुपरस्क्रिप्ट तो सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है। सपोज मान के चलिए आपको 10 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर या 15 का स्क्वायर लिखना है, तो 15 के बाद स्क्वायर लगाने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट की का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर मुझे पावर लगानी है तो सुपरस्क्रिप्ट की का प्रयोग करेंगे। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू का प्रयोग सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। सपोज मान के चलिए हमें जल का फॉर्मूला H2O लिखना है, तो यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट होता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू प्रेस करके हम प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। केवल नकदी प्रवाह, केवल लेखा परीक्षण, केवल वित्तीय पूर्वानुमान या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का प्रयोग उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि एमएस एक्सेल में हम वर्कशीट पर वर्क करते हैं और बहुत सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 8वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल रिबन कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी और फोर्थ ऑप्शन है केवल किसी भी रिबन टैब पर डबल क्लिक करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात अगर हमें रिबन टैब को मिनिमाइज करना है तो हम इन सब फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर रिबन टैब होता क्या है। ये मैंने एमएस वर्ड को खोल रखा है और यहाँ पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वाला जो ऊपर वाला पूरा टैब है ये रिबन टैब कहलाता है। और मैं यहाँ ऑप्शन पर जाके रिबन को ऑटो हिडन कर सकता हूँ, शो टैप कर सकता हूँ और शो टैप्स एंड कमांड का यूज करके हिडन डायलॉग बॉक्स को हिडन कर सकता हूँ। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल पेज साइड और ब्रेक को समायोजित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है केवल पेज मर्जिंग को समायोजित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद रखना है कि पेज लेआउट का प्रयोग हम सभी ऑल ऑफ द एबव अर्थात उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि एमएस वर्ड में आखिर पेज लेआउट टैब है तो है कहाँ। ये पेज लेआउट है और यहाँ से हम मर्जिंग भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में पेज को पोर्टलैंड भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, साइज, कॉलम, ब्रेक भी कर सकते हैं, लिंक नंबर और हाइपरटेंशनेशन भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है और हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में जब आप कंट्रोल प्लस ए को दबाते हैं तो क्या होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नथिंग विल बी सिलेक्टेड अर्थात कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है इट सिलेक्ट्स ओनली द रो, यह केवल रो को सिलेक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है इट सिलेक्ट ओनली द कॉलम, यह केवल कॉलम को सिलेक्ट करता है। और फोर्थ ऑप्शन है इट सिलेक्ट द इंटीरियर वर्कशीट अर्थात यह पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। दोस्तों आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करके हम यह पूरी वर्कशीट को एक बार में एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प इनमें से कहां पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है होम टैब, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट टैब और फोर्थ ऑप्शन है फाइल टैब। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्रामिंग सेटिंग का विकल्प फाइल टैब पर पाया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि एमएस एक्सेल में आखिर ये
सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मैंने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर रखा है। अब मैं जैसे ही फाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट और ऑप्शन पर मैं जाकर सेटिंग टैब को ओपन कर सकता हूँ। और ये जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ये जनरल सेटिंग से लेके एडवांस सेटिंग के पूरे ऑप्शन खुल गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सेकंड ऑप्शन है केवल लाइन ब्रेक, थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू और फोर्थ ऑप्शन है केवल स्विच। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां एक संगत सीट को अलग अलग पेजों में ब्रेक किया जाता है वह केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू अर्थात पेज ब्रेक प्रीव्यू ओनली इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सेकंड ऑप्शन है केवल लाइन ब्रेक, थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू और फोर्थ ऑप्शन है केवल स्विच। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां एक संगत सीट को अलग अलग पेजों में ब्रेक किया जाता है वह केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू अर्थात पेज ब्रेक प्रीव्यू ओनली इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटर लाइन बॉर्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी सेल पर अगर आउटलाइन बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए Ctrl+Shift+@ शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर आउटलाइन बॉर्डर होती तो होती क्या है। दोस्तों मैंने अपने एमएस एक्सेल में ये एक किसी भी सेल को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ @ साइन को जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटर इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बन गई है जिसे हम आउटलाइन बॉर्डर बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेज का क्या प्रयोग होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रो और कॉलम को हटाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है केवल रो को हटाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है पूरे पेज को हटाने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है केवल कॉलम को हटाने के लिए। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का प्रयोग रो और कॉलम को हटाने के लिए अर्थात इरेजर रो एंड कॉलम्स का प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें ये ऑप्शन है तो है कहाँ। दोस्तों मैंने एमएस वर्ड ये खोल रखा है और आप यहाँ पर होम टैब में जा सकते हैं और होम टैब में पैराग्राफ टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बॉर्डर एंड शेडिंग वाला टैब मिलेगा। यहाँ पर आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जैसी सब ऑप्शन को देख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर। और हमारा 15वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में पंक्ति अर्थात रो एवं स्तंभ अर्थात कॉलम की कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है। दोस्तों एमएस वर्ड 2007 में हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम कैन बी क्रिएटेड। आपको ये बताना है कि एमएस वर्ड 2007 में हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम को एक बार में बना सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 और 1 अर्थात 1 रो और 1 कॉलम इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। और हमारा 16वां क्वेश्चन है रैम एक खालिस्तान है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। दोस्तों आपको रैम क्या है यह बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसके लास्ट टर्म एम मेमोरी को ही इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा मेमोरी अर्थात रैम एक प्रकार की मेमोरी है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर पर वे कंपोनेंट जिन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। वहीं वे डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सब स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। और सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक खालिस्तान एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली यूज एक्सेल 2007 एज अ बेसिक खालिस्तान एप्लीकेशन।
हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन मल्टीमीडिया और फोर्थ ऑप्शन है iOS। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 को बेसिक डेटाबेस एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि MS एक्सेल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें जो बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनता है और बहुत सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक का निर्माण करती हैं। नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर खालिस्तान ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल, थर्ड ऑप्शन ऐड सॉफ्टवेयर और फोर्थ ऑप्शन है ऐड न्यू प्रिंटर। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपको नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आपको कंट्रोल पैनल पर ऐड प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑप्शन है तो है कहाँ। तो मैंने ये कंट्रोल पैनल को खोल रखा है और यहाँ पर व्यू प्रिंटर एंड डिवाइसेस पर मैंने क्लिक जैसे ही किया तो आप देख सकते हैं कि ये खुल गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मुझे न्यू प्रिंटर क्लिक पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली न्यू प्रिंटर ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टैब का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन होम टैब, थर्ड ऑप्शन डिजाइन टैब और फोर्थ ऑप्शन लेआउट टैब। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में अगर हमें किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए हम होम टैब का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि MS एक्सेल में ये टैब है तो है कहाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही MS एक्सेल को खोला, आप होम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, इसके बाद फॉन्ट, इसके बाद अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और देन आप जैसे ही सेल टैब पर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन पर पिक करेंगे आप यहाँ पर डिलीट शीट को कर सकते हैं, कॉलम या रो अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों में टॉप या बॉटम की संख्याओं या प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेटा बार, सेकंड ऑप्शन है कलर स्केल, थर्ड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल और फोर्थ ऑप्शन है हाईलाइट सेल। दोस्तों आपको याद रखना है कि टॉप तथा बॉटम संख्याओं को प्रतिशत में हाईलाइट करने की अनुमति टॉप बॉटम रूल्स देता है। चलिए आपको हम बताते हैं MS एक्सेल में ये ऑप्शन है तो है कहाँ। दोस्तों जैसे ही मैंने MS एक्सेल को ओपन कर रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स में आप 10% जितने भी परसेंटेज में आप चाहते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन कहाँ पर स्थित होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नीचे दाहिने कोने पर, सेकंड ऑप्शन है नीचे बाएं कोने पर, थर्ड ऑप्शन है ऊपरी दाएं कोने पर और फोर्थ ऑप्शन है ऊपर बाएं कोने पर। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन अपर राइट हैंड पर मौजूद रहता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या अदर जितने भी टैब को हम ओपन करते हैं उनका जो मिनिमाइज बटन रहता है वो हमेशा अपर कंडीशन में, आप देख सकते हैं ये अपर कंडीशन में और राइट कॉर्नर पर रहता है। बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में एक रेफरेंस जो मल्टीपल सीट्स पर समान सेल या रेंज को रिफिल करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 3D रेफरेंस। बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का छठवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में ऑटो फिल्टर क्या है। यह असंशोधित शब्दों को फिल्टर करता है, यह एक डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और यह केवल संख्यात्मक मानों को फिल्टर करता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह एक डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, अर्थात इट फिल्टर्स आउट द रोज फ्रॉम आ डेटा टेबल। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में कौन सा बटन आपको वर्तमान में चयनित सेलों से संबंधित कमेंट को व्यू या हाइड करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर व्यू हाइड बटन है। आप MS एक्सेल 2007 में व्यू हाइड बटन पर क्लिक करके वर्तमान में चयनित सेल से संबंधित कमेंट को व्यू अर्थात देख या हाइड अर्थात छिपा करने की अनुमति दे सकते हैं।
बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन खालिस्तान के समान होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल बॉक्स, थर्ड ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स और फोर्थ ऑप्शन है सेव। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डायलॉग बॉक्स के समान होता है। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की जो घंटे और मिनट को AM या PM के साथ समय फॉर्मेट लगाने के लिए प्रयोग की जाती है वह कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हमें घंटे को मिनट के साथ AM या PM के फॉर्मेट में यूज करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ @ को प्रेस करना पड़ेगा। वहीं हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हैच की को प्रेस करने पर जो हमारे कंप्यूटर में डेट, जो हमारे MS एक्सेल में डेट फॉर्मेट है उसकी ये शॉर्टकट की है। वहीं कंट्रोल के साथ अगर हम ओनली T को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन MS एक्सेल में ओपन हो जाता है। बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट रूप से फाइल खालिस्तान एक्सटेंशन में सेव होती हैं। आपको ये बताना है कि अगर MS वर्ड 2007 में बनी हुई फाइल को हम सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है .docx, सेकंड ऑप्शन है .pdf, थर्ड ऑप्शन है .xml और फोर्थ ऑप्शन है .html। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर .docx है, जो कि यह क्वेश्चन बहुत से प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हमारा सेकंड ऑप्शन है .pdf, यह PDF फाइल का एक्सटेंशन है। PDF फाइल का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है .xml, इसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। वहीं .html का फॉर्म एक्सटेंसिबल टेलीकॉम मार्कअप लैंग्वेज है। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में किसी भी शब्द के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा खालिस्तान को इंगित करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, दूरी अधिक है और फोर्थ ऑप्शन गलत बरतनी अर्थात मिस स्पेलिंग के लिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS वर्ड में किसी शब्द के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन रेखा आती है तो वह हमें बताती है कि आपने मिस स्पेलिंग वर्ड को लिख रखा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लाल रेखा इंगित होती तो किस प्रकार है। दोस्तों मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सपोज मान के चलिए वीडियो की स्पेलिंग को गलत लिख दिया। जैसे ही मैं वीडियो की जगह स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली ये रेड कलर की अंडरलाइन लाइन आती है, जो कि यह बताती है कि आपने स्पेलिंग को गलत लिख रखा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+V, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+F, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+D और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+S। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन को ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+D है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें Ctrl+V का उपयोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग नेविगेशन पैनल को ओपन करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाया जा सकता है जो खालिस्तान कहलाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टॉप स्क्रिप्ट, सेकंड ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, थर्ड ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है टॉप चार्ट कैरेक्टर। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा और उसके ऊपर मैंने एक छोटे टेक्स्ट को लिखा तो उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए आपको 10 का स्क्वायर लिखना है या 12 का स्क्वायर लिखना है या 14 का स्क्वायर लिखना है। तो दोस्तों 14 के बाद आप जो पावर लगाएंगे वो एक प्रकार का सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। वहीं इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर हम प्लस को प्रेस करते हैं तो ये इसकी शॉर्टकट की है।
वहीं इसके जस्ट अपोजिट सबस्क्रिप्ट होता है। सपोज मान के चलिए आपको जल का केमिकल फॉर्मूला H2O लिखना है, तो H के बाद हमें बेस में 2 को लाना है, जो कि एक सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस इज इक्वल्स टू प्रेस करने से एक्टिव होती है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अनुभवों में विभाजित करने देता है, जिससे आप अलग अलग हेडर या फुटर और प्रति सेक्शन फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन रहता कहाँ है। दोस्तों मैंने ये MS वर्ड खोल रखा है, और जैसे ही आप पेज के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप जैसे ही ब्रेक पर ऑप्शन जाएंगे तो आपको ये सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। आप सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं, जो कि पेज लेआउट ऑप्शन में मौजूद है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 15वां क्वेश्चन है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द खालिस्तान, अर्थात CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंशन बोर्ड, सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइसेस, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, और फोर्थ ऑप्शन है मदरबोर्ड। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर में CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मौजूद होते हैं। वहीं दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपेंशन बोर्ड एक प्रकार का पोर्ट होता है, जिसमें हम माउस, कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस के पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 16वां क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, अर्थात इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन है इसे छुआ नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन है इसे बदला नहीं जा सकता, और फोर्थ ऑप्शन है इसे निर्देशित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को हम कभी टच नहीं कर सकते, अर्थात इट कैन नॉट बी टच, या इसे कभी छू नहीं सकते। वहीं इसके जस्ट अपोजिट हार्डवेयर होता है, जिसे अपने हम हाथों से छू सकते हैं या छू सकते हैं। बढ़ते हैं हम आज के साथ लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन है। MS वर्ड 2017 में कर्सर के दाहिनी तरफ एक शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंड बटन, सेकंड ऑप्शन है बैक स्पेस बटन, थर्ड ऑप्शन डिलीट बटन, और फोर्थ ऑप्शन स्किप बटन। दोस्तों आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 में कर्सर के दाहिनी तरफ एक शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सपोज मान के चलिए आपने कोई भी टर्म्स लिख लिया, जैसे मान के चलिए आपने अपना नाम ही लिख लिया, जैसे मैंने अपना नाम कमलेश लिखा, और अगर मुझे एक अक्षर को डिलीट करना है तो मैं उस कंडीशन में बैक स्पेस बटन का प्रयोग करूंगा। दोस्तों लेकिन व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था, क्योंकि इसका इन्होंने राइट आंसर डिलीट बटन मांगा था, जो कि इसका रॉन्ग आंसर है। दोस्तों इस प्रकार स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट फिट इन आवर हैंड्स आर कॉल्ड, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं खालिस्तान कहा जाता है। पॉमटॉम, डेस्कटॉप, लैपटॉप या माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों आपको याद रखना है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं उन्हें हम पॉमटॉम कहते हैं। आप हमारे इस चित्र में इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन खालिस्तान में जाकर मिलता है। इंसर्ट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब और व्यू टैब। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में जो सेल स्टाइल ऑप्शन है वह होम टैब में मिलता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सेल टैब है तो है कहाँ। मैंने MS एक्सेल 2013 को खोल रखा है, और आप होम टैब में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल वाला ऑप्शन है। इस सेल वाले ऑप्शन से हम किसी भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं, और सेल के साथ फॉर्मेट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल या डार्क बॉर्डर वाली एक खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। एक्टिव सेल, सिस्टम सेल, इनएक्टिव सेल, प्रेजेंट सेल। दोस्तों आपको याद रखना है कि आउटलाइन वाली सेल या द वन विथ द डार्क बॉर्डर को एक्टिव सेल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल में किसी भी सेल को आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+शिफ्ट के साथ @ साइन को प्रेस किया जाता है। बढ़ते हैं हम
चौथे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रेडशीट में खालिस्तान हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि एमएस एक्सेल 2007 में अगर एक सिंगल स्प्रेडशीट है तो वह कितनी रो और कॉलम से मिलकर बनी होगी। दोस्तों आपको याद रखना है कि एक सिंगल स्प्रेडशीट 10 लाख से अधिक रो तथा 16,000 से अधिक कॉलम से मिलकर बनती है। बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में एक टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यह एक वर्कबुक लेआउट के बार बार उपयोग के लिए। सेकंड ऑप्शन है यह अनिवार्य है एक्सेल में टेम्पलेट का उपयोग किया जाए। थर्ड ऑप्शन है अंक गणितीय परिचालकों को आसानी से गणना की जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2007 में एक टेम्पलेट का प्रमुख उद्देश्य यह एक वर्कबुक लेआउट को बार बार प्रयोग के लिए होता है। पढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर एमएस एक्सेल 2010 का आप यूज कर रहे हैं और किसी भी कॉलम को हाईलाइट अर्थात छुपाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 की को प्रेस किया जाता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि एमएस एक्सेल 2010 में अगर सिलेक्टेड कॉलम की जगह अगर सिलेक्टेड रो को हाईलाइट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 9 को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन खालिस्तान में पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है होम टैब, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट टैब और फोर्थ ऑप्शन है व्यू टैब। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन पेज लेआउट टैब में पाया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन है तो है कहाँ। मैंने ये खोल रखा है एमएस एक्सेल और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पेज लेआउट पर क्लिक किया आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं थीम। इसमें आप थीम को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कलर के इफेक्ट को डाल सकते हैं, फॉन्ट्स के इफेक्ट को डाल सकते हैं, साथ ही साथ इफेक्ट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करके इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा आठवां क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन खालिस्तान का एक संग्रहण होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट, सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है टैब और फोर्थ ऑप्शन है फाइल। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में रिबन टैब्स का कलेक्शन होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर रिबन होती कहाँ पर है। दोस्तों मैंने एमएस एक्सेल 2013 को खोल रखा है और जैसे ही हम ऊपर वाले पूरे डायलॉग बॉक्स को रिबन बोल सकते हैं। इसमें ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू ये सब टैब को ही हम रिबन टैब में इंक्लूड करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में अधिकतर फॉन्ट साइज क्या है जिसे फॉन्ट के लिए मैनुअली रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है। मतलब आपको ये बताना है कि एमएस वर्ड 2007 में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2000, सेकंड ऑप्शन है 72, थर्ड ऑप्शन है 1638 और थर्ड ऑप्शन है 500। दोस्तों आपको याद रखना है कि अधिकतम फॉन्ट साइज एमएस वर्ड 2007 में 1638 है। पढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबरिंग आइकन कहाँ ढूंढ सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है होम टैब, थर्ड ऑप्शन है डिजाइन टैब और फोर्थ ऑप्शन है व्यू टैब। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबर आइकन को होम टैब पर ढूंढ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये एमएस वर्ड में है कहाँ। दोस्तों मैंने एमएस वर्ड को खोल रखा है और जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि होम टैब ओपन हो गया। जैसे ही मैंने होम टैब पर ओपन किया है आप देख सकते हैं कि ये जो वाला ऑप्शन है पैराग्राफ में इसमें बुलेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बुलेट्स को हम डाल सकते हैं, जो भी हमें साइंस सुटेबल लगे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें नंबरिंग के फॉर्म में बुलेटिंग चाहिए तो हम यहाँ पर नंबर के फॉर्म में देख सकते हैं और साथ ही साथ हमें रोमन वर्ड्स में चाहिए, नन में चाहिए, जिस भी सेक्शन में चाहिए इसको हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड 2007 पोर्टेंट
पोर्टेंट को खालिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में पोर्टेंट को खालिस्तान कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मर्जिंग अलाइन, सेकंड ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, थर्ड ऑप्शन है कॉलम अलाइंस और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। तो आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट एक पेज ओरिएंटेशन होता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक रहता है लैंडस्केप और दूसरा रहता है पोर्टलैंड। चलिए आपको हम बताते हैं कि MS वर्ड 2007 में ये ऑप्शन है तो है कहाँ। मैंने ये MS वर्ड खोल रखा है और जैसे ही मैं पेज लेआउट पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन में पेज सेटअप मिलेगा। पेज सेटअप में आप जैसे ही ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्टलैंड दो प्रकार के ओरिएंटेशन मिलेंगे। जो नॉर्मली आप रजिस्टर का पेज यूज करते हैं और जिसमें A4 साइज की पेज रहता है और उसको हम नॉर्मली कंडीशन में पोर्टलैंड मोड कहते हैं, जबकि इसकी अगर लेंथ को विड्थ में और विड्थ को लेंथ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस प्रकार के पेज को लैंडस्केप पेज कहा जाता है। पढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कैरेक्टर को इटैलिक में बदलने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2010 में अगर कैरेक्टर को इटैलिक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+I का प्रयोग होता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+D का प्रयोग कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, वहीं Ctrl+D का प्रयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है उस गलत विकल्प को चुनें जो MS वर्ड 2007 में टेबल टूल डिजाइन रिबन में उपलब्ध नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, सेकंड ऑप्शन है टेबल स्टाइल, थर्ड ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर्स। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में टेबल टूल डिजाइन रिबन में टेक्स्ट डायरेक्शन मौजूद नहीं रहता है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरी शब्द से अलग करने के लिए हम खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टूल बार, सेकंड ऑप्शन है स्पेस बार, थर्ड ऑप्शन है नेविगेशन बार और फोर्थ ऑप्शन है विंडो बार। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर किसी कैरेक्टर को एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट के फॉर्म में स्पेस बार को यूज करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अगर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन रहती है तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। आप कीबोर्ड को मैं 1 2 3 या ABCD करके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को इनपुट करा सकता हूं, अर्थात यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। सेकंड ऑप्शन है माउस को मैं लेफ्ट या राइट या रोलर का प्रयोग करके कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करा सकता हूं, इस प्रकार माउस भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। थर्ड ऑप्शन में हमने देखा कि जॉयस्टिक, इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है और उससे भी हमने बटन को प्रेस करके इनपुट्स किया, तो यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। जबकि मॉनिटर का प्रयोग आपको वैसे ही पता है कि जो आउटपुट में हम चीज़ को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विनरास, सेकंड ऑप्शन है MS पावरपॉइंट, थर्ड ऑप्शन है लाइनेक्स और फोर्थ ऑप्शन है MS एसिस। दोस्तों आपको याद रखना है कि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस प्रकार राइट आंसर लाइनेक्स होगा। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS पावरपॉइंट का प्रयोग स्लाइडों के माध्यम से किसी भी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। वहीं MS एसिस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वहीं विनरार एक प्रकार का डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर जो कि कैंसिल हुआ क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में किस रिबन का इस्तेमाल एक फाइल में थीम, रंग, फॉन्ट और अन्य विजुअल इफेक्ट्स को बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट, सेकंड ऑप्शन है नन ऑफ अबव, थर्ड ऑप्शन है डिजाइन और फोर्थ ऑप्शन है व्यू। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में थीम, रंग, फॉन्ट या अन्य विजुअल इफेक्ट को बदलने के लिए पेज लेआउट टैब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट इफेक्ट, आपको ये बताना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर, सेकंड ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, थर्ड ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू।
दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड में रेगुलर एक प्रकार का फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये है कहाँ। मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और जैसे ही मैंने होम टैब पर क्लिक किया आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के बाद आपको फॉन्ट मिलेगा। आप फॉन्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू मिलेगा आपको, इसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट मिलेगा और इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट मिलेगा। इस प्रकार हमारा रेगुलर कोई भी प्रकार का फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन MS Excel 2010 फॉर्मूला ऑप्शन कैन बी फाउंड इन। MS Excel 2010 में फॉर्मूला ऑप्शन यहाँ पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला टैब, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट टैब और फोर्थ ऑप्शन है व्यू टैब। दोस्तों आपको याद रखना है कि फॉर्मूला टैब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह फॉर्मूला टैब बार में पाया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि MS Excel 2010 में ये फॉर्मूला ऑप्शन है कहाँ। मैंने MS Excel को खोल रखा है और जैसे ही मैंने फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला टैब में ये पाया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन MS Excel 2007 द करेक्ट फॉर्मेट टू यूज अ फंक्शन इन अ वर्कशीट इज। MS Excel 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का प्रयोग करने के लिए सही फॉर्मेट खालिस्तान है। आपको ये बताना है कि अगर हम MS Excel 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह किस वे में यूज होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS Excel में हम कोई फंक्शन को यूज करते हैं तो वह इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है MS Excel 2007 में आप पंक्ति या रो या स्तंभ अर्थात कॉलम को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2007 में अगर आप रो या स्तंभ को हाइड करना चाहते हैं तो आपको रो या कॉलम पर राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS Excel 2007 में स्तंभ अर्थात कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 0 की है तथा रो को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 9 है। आप इस प्रकार याद भी रख सकते हैं कि रो का R और R का शेप 9 जैसे 9 नंबर जैसा होता है। तो कंट्रोल के साथ अगर हम 9 को प्रेस करेंगे तो रो हो जाएगा, वहीं कॉलम का सेकंड 0 है तो कंट्रोल के साथ अगर हम 0 को प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की कॉलम की हो जाएगी। बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है MS Excel 2007 में निम्नलिखित में से कौन दिनांक फॉर्मेट उदाहरण के लिए 07/17/2018 में आज की दिनांकों को बताता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हमें करंट डेट को MS Excel में ऐड करना है तो उसके लिए हमें इज इक्वल्स टू टुडे के बाद कोष्टक ओपन क्लोज का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS Excel 2007 में दिनांक फॉर्मेट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हैज साइन का यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा छठवां क्वेश्चन है MS Excel 2010 में हॉरिजॉन्टल बार स्क्रीन के खालिस्तान पर स्थित होती है। आपको ये बताना है कि MS Excel 2010 का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल बार स्क्रीन पर कहाँ मौजूद होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में हॉरिजॉन्टल बार बॉटम राइट अर्थात नीचे की ओर बॉटम राइट में होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बॉटम बार कहाँ मौजूद है। मैंने MS Excel को खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि ये जो वाली बार है ये वर्टिकली बार कहलाती है और ये बॉटम वाली जो नीचे दी हुई है ये बार हॉरिजॉन्टल बार कहलाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इसकी पोजीशन नीचे की तरफ अर्थात बॉटम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन है, और हमारा सातवां क्वेश्चन है MS Excel 2010 में कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन इसमें पाया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि अगर आप MS Excel 2010 का यूज कर रहे हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको होम टैब पर मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है कहाँ। दोस्तों मैंने MS Excel को खोल रखा है और आप जैसे ही मैं होम टैब पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
सबसे पहले क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको फॉन्ट मिलेगा, इसके बाद अलाइनमेंट, इसके बाद नंबर, और आप जैसे ही स्टाइल डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मिलेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है। MS वर्ड 2010 में लिस्ट बुलेट के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। आपको ये बताना है कि अगर आप MS वर्ड 2010 में लिस्ट बुलेट की शॉर्टकट की को यूज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एल्ट के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल के साथ एल्ट के साथ एल को प्रेस करना, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ बी को प्रेस करना, और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना। दोस्तों आपको याद रखना है कि लिस्ट बुलेट के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 9वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक शब्द को कितनी तरीके से अलाइन किया जा सकता है। इन MS वर्ड 2007 हाउ मेनी वेज अ वर्ड कैन बी अलाइंड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में अगर हमें किसी वर्ड को अलाइन करना है तो उसको अलाइन करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये 4 तरीके कौन कौन होते हैं। मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर PYP और PEB को लिख रखा है। आप सबसे पहले जैसे ही होम टैब पर क्लिक करते हैं आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ। जैसे ही आप पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अलाइन के 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला अलाइन लेफ्ट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ L है। सेकंड नंबर का अलाइन सेंटर अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ E है। थर्ड ऑप्शन राइट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ R है, और फोर्थ अलाइन जस्टिफाई है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ J है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा 10वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में होम की क्या करती है। आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2010 में होम की का क्या कार्य होता है। यह हाल में सेव की गई फाइलों को ओपन करती है, फाइल के अंत में कर्सर को ले जाती है, फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है, या यह डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरी सेव करती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो होम की रहती है MS वर्ड, अगर हम इसको प्रेस करेंगे MS वर्ड 2010 में तो नाम से ही समझ में आ रहा है होम, अर्थात यह फाइलों की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा मूव्स टू द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल्स। हमारा 11वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में MS वर्ड का पूर्ण रूप क्या है। इन MS वर्ड 2007 MS स्टैंड फॉर। आपको ये बताना है कि MS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2010 में अगर आप किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ P को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल प्रिंट होती है। वहीं कंट्रोल प्लस X का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस V का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Alt प्लस H का प्रयोग स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल प्लस Z खालिस्तान ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2007 में अगर हम शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z को प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट, सेकंड ऑप्शन है सेव, थर्ड ऑप्शन है अंडो, और फोर्थ ऑप्शन है रीडू। दोस्तों आपको याद रखना है कि हम MS वर्ड 2007 में जब भी कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करेंगे तो वह अंडो की को वर्क करता है। दोस्तों वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस S का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है, तथा कंट्रोल प्लस Y का प्रयोग रीडो ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में बैक स्पेस का प्रयोग खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट, थर्ड ऑप्शन है डिलीट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS वर्ड 2007 में आप बैक स्पेस की का यूज कर रहे हैं
तो उसका प्रयोग किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में पेज नंबर को कहां पर डाला जा सकता है। आपको ये बताना है कि जैसे ही हमने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है और अगर आप उसको पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर आप कहां डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल हेडर पर, सेकंड ऑप्शन है केवल फुटर पर, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और फोर्थ ऑप्शन है बोथ हेडर एंड फुटर पर। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हेडर से आप याद रख सकते हैं हेड, अर्थात हमारे सिर की पोजीशन हेड्स ऊपर रहती है। ऐसे ही अगर हम डॉक्यूमेंट्स की अगर टॉप कंडीशन है अर्थात अपर पोजीशन में नंबरिंग करना चाहते हैं तो उस कंडीशन को हम हेडर कंडीशन बोलेंगे। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट्स की फुटर मतलब फुट मतलब पैर, अगर उसकी बॉटम में अगर हमें पेज नंबर को डालना है तो उस कंडीशन को हम फुटर कंडीशन बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर को आप हेडर और फुटर दोनों ही जगह डाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों अगर आपको कभी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड से मैं ABCD या 1 2 3 करके अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज को इनपुट करा सकता हूं। इस प्रकार कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। सेकंड ऑप्शन है स्कैनर। सपोज स्कैनर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मार्कशीट को अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है इमेज के फॉर्म में, तो मैं स्कैनर के थ्रू अपने कंप्यूटर में चीजों को इनपुट करा सकता हूं। इस प्रकार स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हुई। थर्ड ऑप्शन है प्लॉटर। दोस्तों आपको याद रखना है जिस प्रकार प्रिंटर से हम पेज को प्रिंट आउट करते हैं उसी प्रकार अगर हमें किसी भी फ्लैश बोर्ड को जो बड़े बड़े डिजाइन किए जाते हैं उनको अगर हमें प्रिंट निकालना है या आउटपुट, तो यह प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस में आते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे ही मैंने स्पीकर म्यूजिक को चालू किया तो स्पीकर आउटपुट में आपको वॉइस अर्थात ध्वनि के माध्यम से आपको आवाज देते हैं। तो इस प्रकार स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस हुई। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में F1 क्या कार्य करता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में जो फंक्शन की F1 रहता है इसका काम हेल्प ऑप्शन को ओपन करना होता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि फंक्शनल की एमएस एक्सेल 2010 में ही F2 का प्रयोग एडिट के लिए, वहीं F3 का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तथा आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो रीडो है इसका प्रयोग Ctrl+Y का प्रयोग रीडो के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में रो और कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ को डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस 4 पार्ट को देखा है तो ये लगभग हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में अगर हमें रो या कॉलम को अपनी वर्कशीट में डालना है तो इसके लिए हमें होम टैब का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑप्शन है कहाँ। मैंने एमएस एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही मैंने ब्लिंक वर्कबुक को ओपन किया आप देख सकते हैं कि होम टैब ओपन हुआ। जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड, सेकंड ऑप्शन फॉन्ट, थर्ड ऑप्शन अलाइनमेंट, फोर्थ ऑप्शन नंबर, फिफ्थ ऑप्शन स्टाइल और हमारा इसके बाद ऑप्शन जो मिलता है वो सेल ऑप्शन मिलता है। इस सेल ऑप्शन के थ्रू हम सेल को इंसर्ट करा सकते हैं, सेल में रो को इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं और सेल में सीट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ हम सेल को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और सेल के साथ फॉर्मेट भी कर सकते हैं तथा लास्ट ऑप्शन हमारा एडिटिंग का रहता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में सेल में संख्यात्मक डेटा में निम्न उपस्थित हो सकता है। आपको ये बताना है कि अगर एमएस एक्सेल 2010 का आप यूज कर रहे हैं तो सेल में संख्यात्मक डेटा में निम्नलिखित क्या उपस्थित हो सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है
सब्ट्रैक्ट ओनली अर्थात घटाना, ऐड ओनली अर्थात जोड़ना, थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाई ओनली अर्थात गुणनफल, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो MS एक्सेल 2010 में अगर हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज करते हैं तो उसमें हम इन तीनों ऑप्शन को कर सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा चौथा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट क्या करती है। आपको यह बताना है कि MS एक्सेल 2007 में अगर आप प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो इसका वर्क क्या रहेगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हम MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो यह अप्लाई प्रोटेक्शन टू द वर्कशीट, अर्थात यह वर्कशीट पर प्रोटेक्शन लागू करती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यह बता रहा है कि जो प्रोटेक्शन रहता है वह ओनली कॉलम के लिए यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन में सेल के लिए बताया है, थर्ड में रो के लिए बताया है। जबकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्कशीट एक रो और कॉलम और सेल सबका कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो यह हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को अर्थात वर्कशीट को प्रोटेक्शन लागू करती है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में अंक गणितीय प्रक्रियाओं अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा गलत है। आपको यह बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो उसकी फंक्शन रहते हैं उसमें कौन सा फंक्शन इंक्लूड नहीं होता, अर्थात हमें गलत ऑप्शन को बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में एवरेज का ऑप्शन भी रहता है, सम का ऑप्शन भी रहता है, काउंट का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन उसमें कोई टोटल प्रकार का गणितीय प्रक्रिया अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं रहता। बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा छठवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में समय निम्न फॉर्मेट में हो सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में जो समय का फॉर्मेट है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन है, जो कि शॉर्टकट से संबंधित है। MS एक्सेल 2010 में वह शॉर्टकट की जो दिनांक फॉर्मेट में दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रयोग की जाती है निम्नलिखित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS एक्सेल 2010 में अगर आपको दिन फॉर्मेट में दिन, दिनांक और वर्ष के लिए शॉर्टकट की का यूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ हैज को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आठवां क्वेश्चन है, और हमारा आठवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार इन तक पहुंच प्रदान करता है। आपको ये बताना है कि अगर क्विक एक्सेस टूल बार का आप यूज कर रहे हैं तो आप किस किस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो क्विक एक्सेस टूल बार जैसे नाम से ही समझ में आ रहा हो, क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस मतलब किसी भी चीज को एक्सेस करना है, टूल बार मतलब किसी भी टूल से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में अगर क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर रहे हैं तो उसको मेनली प्रोवाइड किया जाता है फ्रिक्वेंटली यूज कमांड अर्थात अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेशों के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि MS एक्सेल 2013 में क्विक एक्सेस टूल बार है कहाँ। मैंने ये MS एक्सेल को खोल रखा है, और जैसे ही मैं टॉप वाले पोर्शन पर जाता हूं, यहाँ पर ये कंट्रोल बटन है, इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकता हूँ, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार उसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं हम न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट से लेकर स्पेलिंग, अंडू, रीडो, शॉर्ट असेंडिंग से लेकर शॉर्ट डिसेंडिंग से लेकर ये सब जो ऑप्शन हैं इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 9वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में उस शॉर्टकट की का नाम बताइए जो कैरेक्टर को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि किसी भी कैरेक्टर को कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि हम कंट्रोल के साथ X को प्रेस करते हैं तो हम किसी भी कैरेक्टर को कट कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट है। साथ ही साथ आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है, Ctrl+V का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तथा Ctrl+Z का प्रयोग अंडो के लिए किया जाता है।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में जब आप एल्ट के साथ एन, जो एक शॉर्टकट है, एल्ट के साथ एन को दबाते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि अगर एमएस वर्ड आप 2007 यूज कर रहे हैं और आपने एल्ट के साथ एन को दबाया है तो इससे आप इंसर्ट टैब को एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम साइज की फाइल हो सकती है। आपको ये बताना है कि अगर हम एमएस वर्ड में कोई वर्क कर रहे हैं और उसकी जो फाइल की मैक्सिमम साइज जिसे हम सेव करते हैं Ctrl+S शॉर्टकट के साथ, तो उसकी जो मैक्सिमम फाइल की साइज क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये एमएस वर्ड 2007 में फाइल की मैक्सिमम साइज 512 MB होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधा जीबी अर्थात 512 MB, जिसे हम आधा जीबी अर्थात 1/2 ऑफ जीबी भी बोल सकते हैं, कि फाइल को अधिकतम साइज को स्टोर कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में खालिस्तान रिबन का इस्तेमाल मर्जिंग, पृष्ठ अभिविन्यास अर्थात पेज ओरिएंटेशन और पृष्ठ आकार अर्थात पेज साइज या अन्य फीचर्स को बदलने के लिए किया जा सकता है जो आपके पेज के लेआउट को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर एमएस वर्ड 2007 का यूज कर रहे हैं आप और उस रिबन का नाम बताइए जिसमें आपके मर्जन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज और अदर प्रकार के पेज लेआउट से संबंधित आपके अफेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज से लेआउट से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर पेज लेआउट होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन एमएस वर्ड में है कहाँ। दोस्तों मैंने एमएस वर्ड को खोल रखा है और जैसे ही मैं पेज लेआउट टैब पर क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं पेज सेटअप में जूम इन करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्जिंग मिलेगा, मर्जिंग के बाद ओरिएंटेशन मिलेगा, ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइज मिलेगा, लेटर साइज मिलेगी, लेटर स्मॉल मिलेगा, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अपन कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हम एमएस वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाएं उसे हम टेक्निकल टर्म में सब स्क्रिप्ट कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि सब स्क्रिप्ट की सुपर की जो इसकी शॉर्टकट की है वह कंट्रोल के साथ = साइन को प्रेस करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमें किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 12 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर में अगर 14 के ऊपर 2 की पावर लगानी है तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस साइन को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में ऊपरी बाएं कोने पर क्विक एक्सेस टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निहित है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट, सेकंड ऑप्शन है सेव, थर्ड ऑप्शन है बुकमार्क और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरलिंक। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2007 में बाएं और ऊपर की ओर क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा विकल्प निहित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में टॉप कंडीशन में हमारा सेव ऑप्शन मौजूद रहता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि एमएस वर्ड 2007 में इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क खालिस्तान होता है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द खालिस्तान। आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। साथ ही साथ आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, आप देखते हैं जो सीडी रहती है उसी को हम सीडी अर्थात जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। कीबोर्ड के शीर्षतम बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां खालिस्तान कहलाती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो F1, F2 तथा F3 जो कि कीबोर्ड में हमारी टॉप मोस्ट बार में लोकेट रहती हैं,
इनको हम फंक्शनल कुंजी अर्थात फंक्शनल कीज कहते हैं। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल की वो की होती हैं, जैसे हमें कंप्यूटर में अपने साउंड को तेज करना है, साउंड को धीमा करना है, अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में वाइटनेस को बढ़ाना है या वाइटनेस को घटाना है, तो इस प्रकार की को हम स्पेशल की कहते हैं। हमारे आप इस डायग्राम में स्पेशल की को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट्स दोनों में हो सकता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रूप से इंस्टॉल किए हुए आते हैं, तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करता है। सपोज मान के चलिए मैं एक मोबाइल से आपको समझा सकता हूं। जैसे मैंने एक मोबाइल लिया और जैसे ही मैंने न्यू मोबाइल को परचेज किया, मार्केट से लाया और मैंने जैसे ही उसको चालू किया, तो आप देख सकते हैं कि उसमें गैलरी, डाउनलोड्स, यूट्यूब और बाय डिफॉल्ट बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं। तो उन एप्लीकेशन को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या सिस्टम एप्लीकेशन हो जाएंगी वो। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया या अदर इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया या गूगल क्रोम या अदर एप्लीकेशन जो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करना है, ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, तो ऐसी एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में F2 का क्या कार्य है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो फंक्शनल की F2 है इसका यूज MS एक्सेल 2010 में किसके लिए होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि F2 फंक्शनल की का प्रयोग MS एक्सेल 2010 में एडिट करने के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि फंक्शनल की F1 का प्रयोग बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट सभी सॉफ्टवेयर या सभी एप्लीकेशन में हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है। वहीं MS एक्सेल 2010 में F3 का प्रयोग पेस्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ V है, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ X है, वहीं कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ C है। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में क्या वर्कबुक कहलाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि MS एक्सेल 2010 में हम वर्कबुक किसे बोलते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ वर्कशीट के कलेक्शन को हम वर्कबुक कहते हैं। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। वहीं टेम्पलेट्स के लिए आप जैसे ही MS वर्ड या MS एक्सेल 2010 या 2013 को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप में जो हमें पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। वहीं फॉन्ट एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हम फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं और फॉन्ट्स में कलर से लेके उसके बोल्ड, इटैलिक आदि ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन से फीचर्स आपको शीघ्रतम से टेक्स्ट अथवा संख्याओं को दोहराने अथवा इनमें से कुछ जोड़ने करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑटो फिल है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑटो फिल आखिर है क्या। दोस्तों मैंने ये MS एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने 1 2 3 को लिख रखा है और अगर मुझे ऐसे ही सीक्वेंस वाइज में अप टू गिनती को लिखना है तो मैं ऑटो फिल ऑप्शन को अप्लाई कर सकता हूं और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक नंबर के फॉर्म में गिनती बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में दिनांक निम्न प्रारूप में से हो सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में दिन का प्रारूप, दिनांक का प्रारूप अर्थात डेट का फॉर्मेट ऑल ऑफ द एबव हो सकता है।
बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा छठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में अंकगणित प्रक्रियाओं अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है एवरेज ओनली, सेकंड ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, थर्ड ऑप्शन है काउंट ओनली और फोर्थ ऑप्शन है सम ओनली। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंक गणितीय प्रक्रियाओं अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन में ये सब ऑप्शन को इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी होगा। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में सीट टैब पर राइट क्लिक करके हम निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन सेव, थर्ड ऑप्शन अंडू और फोर्थ ऑप्शन प्रिंट। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2007 में जैसे ही हम राइट सीट टैब पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें इंसर्ट टैब का विकल्प मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल एमएस वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कंट्रोल के साथ सी का प्रयोग टेक्स्ट को या कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि F12 का प्रयोग जो कि एक फंक्शनल की है, इसका प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको सब स्क्रिप्ट की सुपर की बताना है जो कि आप एमएस वर्ड 2010 में अप्लाई करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू साइन है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हमें जल का केमिकल फॉर्मूला H2O लिखना है तो H के बेस में अगर हमें 2 लिखना है तो उसे हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू है। सपोज मान के चलिए आपको 2 का स्क्वायर लिखना है तो जैसे ही अगर आपको 2 का स्क्वायर लिखना है तो उसके लिए आप 2 और उसके ऊपर 2 की पावर लगाएंगे। तो 2 की पावर लगाने के लिए हम एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं जिसकी शॉर्टकट की हमारा थर्ड ऑप्शन कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इज इक्वल्स टू साइन होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में होम टैब में जस्टिफाई अलाइन द्वारा किस फंक्शन का संचालन होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि एमएस वर्ड 2010 में होम टैब में एक ऑप्शन जस्टिफाई अलाइन मिलता है तो इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह शब्दों के बीच आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान जोड़कर बाएं और दाएं दोनों तरफ से मर्जिंग करके टेक्स्ट को संरेखित करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में जस्टिफाई अलाइन का ऑप्शन आखिर होम टैब में है कहाँ। दोस्तों मैंने ये एमएस वर्ड को खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने होम टैब पर जैसे ही क्लिक किया और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ में हमारे 4 प्रकार के अलाइन होते हैं। पहला अलाइन जिसको आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एल है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन सेंटर अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई है। थर्ड अलाइन जिसको हम अलाइन राइट है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आर है। वहीं हमारा लास्ट जो कि फोर्थ अलाइन है जिसे हम जस्टिफाई या फिर कंट्रोल के साथ जे को प्रेस इसकी शॉर्टकट की है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा बटन शामिल है। आपको यह बताना है कि होम टैब में इनमें से कौन सा बटन शामिल है। दोस्तों आपको याद रखना है कि होम टैब में आपका एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। उस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है बोल्ड का जिसका प्रयोग किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर बोल्ड होगा जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसके लिए हम एल्ट के साथ F1 की को प्रेस करते हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर एल्ट की होगा।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 13वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में एक फाइल को अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हमें एमएस वर्ड में अगर नॉर्मल कंडीशन में हम सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, जिसका एक्सटेंशन .docx रहेगा। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमें अलग फॉर्मेट में एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है तो उसके लिए हमें सेव एज ऑप्शन का प्रयोग किया करना पड़ेगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सेव का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एस होता है, वहीं प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ पी होता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है रोम इसका एक उदाहरण है। रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। दोस्तों अगर आपको कभी भी आपके दिमाग में डाउट आए कि रैम या रोम में क्या डिफरेंस है तो मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे सपोज मान के चलिए ये आपका कोई भी मोबाइल है, अगर आप मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि को चला रहे हैं तो आप इन एप्लीकेशन को जब यूज करते हैं तो वो रैम में वर्क करता है, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो वर्क करता है और उस मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि रिसेंट टैब में आप जाते हैं, आपके 4 टैब या 5 टैब या 6 टैब लिखे होते हैं तो वह पूरे टैब आपके रैम में वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही आप वहां क्लियर ऑल करते हैं तो आपके पूरे टैब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और वह किसी भी मेमोरी में सेव नहीं होते। इस प्रकार हम रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। वहीं रोम, सपोज मान के चलिए आपने मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया या कोई भी म्यूजिक या वीडियो को डाउनलोड किया तो वह आपकी एक मेमोरी में सेव हो जाता है। या आपकी इनबिल्ट मेमोरी, जैसे आपने मोबाइल परचेस किया उसमें 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी मेमोरी जो आती है उस मेमोरी को हम रोम बोलते हैं। रोम का फुल फॉर्म रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है। आप इस मेमोरी में किसी भी चीज को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है चिप एक खालिस्तान का उपनाम है। दोस्तों आपको याद रखना है कि चिप एक इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात एकीकृत परिपथ का कॉमन नेम है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी का प्रयोग 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। और आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो 2nd जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, वहीं 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। हाँ, बढ़ते हैं अगले 16वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में व्यू को परिवर्तित के लिए निम्नलिखित में से किस टेब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका आंसर आपके इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। आपको यह पूछा गया है कि आप अगर व्यू टैब को यूज करना चाहते हैं या व्यू टैब में चेंजेशन करना चाहते हैं तो आप किस टैब को यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर व्यू टैब ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है और कैंसिल किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी है। एमएस एक्सेल 2010 में आपको उस शॉर्टकट की को बताना है जो कि आपको एमएस एक्सेल में आउटर लाइन बॉर्डर को सेल से रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल में अगर आपको आउटर बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ @ साइन को प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आपको इसको हटाना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ ये नीचे वाला स्लैश का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा 3rd ऑप्शन है इसका प्रयोग एमएस एक्सेल 2010 में करेंसी सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। वर्ड 2007 में अप एरो की कर्सर को निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाती है। दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर आप एमएस वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं और अगर आप अप एरो की का यूज कर रहे हैं तो वह कर्सर को किस डायरेक्शन में ले जाएगी। तो दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अप मतलब ऊपर, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अपवर्ड्स अर्थात ऊपर की ओर होगा। बढ़ते हैं हम 2nd क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड्स, स्कैनर और माइक्रोफोन खालिस्तान के उदाहरण हैं।
तो दोस्तों आपको बताना है कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं। दोस्तों आपको मैं अगर कभी भी आपको इनपुट या आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन रहता है तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए फर्स्ट हमारा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के थ्रू हम ABCD या 1 2 3 करके अपने कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। इस प्रकार कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुई। वहीं स्कैनर के माध्यम से हम अपनी मार्कशीट या फोटो को कंप्यूटर में इंसर्ट करा सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी या किसी अदर फॉर्मेट में। तो यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। उसी प्रकार माइक्रोफोन का प्रयोग से भी हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। इस प्रकार कीबोर्ड, स्कैनर तथा माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें खालिस्तान को दबाना होगा। आपको यह बताना है कि अगर MS वर्ड 2007 का आप यूज कर रहे हो और उसमें आपको न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करना है तो उसके लिए आपको एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट जिसमें एंड लिखा हुआ है इसका प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंतिम पेज पर पहुंचने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया है, मान के चलिए वह 10 पेजों से मिलकर बना है और अगर हमें 10वें पेज की बिल्कुल अंतिम पोर्शन पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। वहीं 10वें पेज से अगर हमें फर्स्ट पेज के फर्स्ट स्टार्टिंग में पहुंचना है तो उसके लिए हमें होम की शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू को खालिस्तान कहा जाता है। हम दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन तथा स्ट्राइक थ्रू को हम फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इनको फॉन्ट इफेक्ट क्यों कहते हैं। दोस्तों मैंने MS वर्ड को ये खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने होम पर क्लिक किया और होम रिबन पर क्लिक करने के बाद एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं ये सबस्क्रिप्ट और इसके जस्ट बाद सुपरस्क्रिप्ट, इसके बाद अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ट ये ऑप्शन मिले हैं। ये सब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इंक्लूड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसका राइट आंसर फॉन्ट ही होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा पांचवा क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक्सेल अपने आप से एक सीमा तक बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि एक सेल की कौन सी रो या कॉलम को समट यानी जोड़ना। इस फीचर्स को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इस फीचर को समड से आप समझ भी सकते हैं। सम और सम का मतलब होता है जोड़ना, यहाँ हिंदी में लिखा भी है समड यानी जोड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑटो सम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला दर्ज करने से पहले खालिस्तान प्रतीक दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अगर हमें कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है या कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो MS एक्सेल 2010 में आपको सबसे पहले इज इक्वल टू साइन प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा सातवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल्स खालिस्तान को होल्ड करता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला ओनली, सेकंड ऑप्शन है सिंगल वैल्यू ओनली, थर्ड ऑप्शन है लेवल ओनली और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आपको याद रखना है कि सेल सब चीजों को अर्थात उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव को होल्ड करता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में एक स्लैश या हाइफन हाइफन जिसे हम क्या बोलते हैं ऋण चिन्ह या माइनस साइन को खालिस्तान अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप दिन लिखते हैं या आप केवल महीना लिखते हैं या केवल वर्ष को अगर आपको सेपरेट करना है या उसको अपन को सेपरेट करना है तो एक साइन को यूज करते हैं। उस साइन को हम स्लैश साइन या हाइफन साइन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। बढ़ते हैं हम नौवें क्वेश्चन की ओर और हमारा नौवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में खालिस्तान फीचर आपको रो या कॉलम को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है जिसमें लेबल शामिल होते हैं जिनमें आप प्रत्येक प्रिंटेज पेज की टॉप या बाएं साइड पर दोहराना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिंट टाइल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना खालिस्तान होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस तो होता है लेकिन उस एड्रेस को हम डिस्टिंक्ट एड्रेस या विशिष्ट पता कहते हैं। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है
हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में उस शॉर्टकट की को बताइए जो एक बार में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उस प्रकार की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार को यूज करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल में अगर हमें एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। आखिर ये है तो है क्या। दोस्तों मैंने एमएस एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस बार को यूज किया तो आप देख सकते हैं एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार का प्रयोग सिलेक्ट इंटीरियर वर्कशीट अर्थात इंटीरियर वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग जो कि हमने अभी अप्लाई करके आपको बताया है सिलेक्ट द इंटीरियर कॉलम अर्थात एक बार में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए का प्रयोग इंसर्ट आर्गुमेंट नेम इनटू अ फॉर्मूला में यूज करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है और हमारा 12वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2010 में अगर हमें कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको याद रखना है एन से न्यू और एन से शॉर्टकट की को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस एन होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड कमांड कैन हेल्प्स अप टू द फाइंड अर्थात एमएस वर्ड 2010 में फाइंड कमांड खालिस्तान को खोजने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फाइंड कमांड का प्रयोग केवल हम एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट ओनली को खोजने अर्थात सर्च करने में मदद करती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब होते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि रिबन टैब एमएस वर्ड 2010 में कितने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2013 वाला वर्जन को इंस्टॉल किया हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस 2013 वाले वर्जन में रिबन टैब की संख्या 9 है, सॉरी 8 है। मेरी इसमें रिबन टैब की संख्या 8 है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अगर एमएस वर्ड 2010 की बात की जाए तो उसमें आप रिबन टैब को देख सकते हैं। होम हुआ, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ, रेफरेंस हुआ, मेलिंग हुआ, रिव्यू हुआ और व्यू हुआ। इस प्रकार इनको अगर काउंट किया जाए तो एमएस वर्ड 2007 में रिबन की संख्या 7 होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ये मेरा रिबन अभी शो हो रहा है अगर मुझे इसको हिडन करना है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F1 फंक्शनल की है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स की अधिकतम जूम वैल्यू क्या होती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स की अधिकतम मैक्सिमम जूम वैल्यू 500 होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर एमएस वर्ड की जगह एमएस एक्सेल होता तो इसकी अधिकतम जूमिंग वैल्यू 400% होती, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में आपसे एमएस वर्ड की पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी मिनिमम जूम वैल्यू 10% तथा अधिकतम जूम वैल्यू 500% होती है। वहीं एमएस एक्सेल की मिनिमम जूम वैल्यू तो 10% ही होती है लेकिन अधिकतम जूम वैल्यू 400% अर्थात 400% होती है। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर और 16वां क्वेश्चन रैम से संबंधित है। रैम स्टैंड्स फॉर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन हमारा रैम का फुल फॉर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है। दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम एबकस है। एबकस लगभग 3000 वर्ष पुराना एक मैथमेटिकल्स कंप्यूटर था जिसका प्रयोग जोड़ना घटाना जैसी मैथमेटिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता था।
दोस्तों आप हमारे इस डायग्राम में एबकस को देख सकते हैं और एबकस के बारे में जो डिटेल है, एडिशनल चीजें, उसको मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यह एक प्रकार की एक फ्रेम होता था जिसमें पकी हुई मिट्टी के गोले प्रे रहते थे जो कि तार के अंदर लगे हुए रहते थे। इसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। यह एक प्रकार की मशीन जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग आदि देने के काम आती थी। दोस्तों इस प्रकार ये कंप्यूटर के हमारे 17 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आगामी जो मैं भी वीडियो यहाँ पर, वैसे तो मैं आगामी वीडियो में एमपी कांस्टेबल के पेपरों को अपलोड करूंगा और साथ ही साथ अब इसके ग्रुप 4 के जो आगामी पेपर में है, इनमें आगामी वीडियो में मैं हिंदी के पेपर को डालूंगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल में मैं आगामी कुछ दिनों बाद आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के हैं उनको लेकर आऊंगा। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।